बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी खूनी इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रिपोर्टिंग करता था उस दौर में, आज से कुछ 12-13 साल पुरानी बात है। तो शहबाज शरीफ साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, जब पहले भी अपोजिशन में थे और वफाक में इनकी हुकूमत नहीं थी, तब भी ये कहते थे कि खूनी इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान वापस आए थे तब भी कहते थे खूनी इनकलाब आ सकता है। बीच में 5 साल हुकूमत आई तो फिर उन्होंने खूनी इनकलाब बंद कर दिया। अब फिर आज वो कह रहे हैं कि मुल्क में खूनी इनकलाब आ सकता है। अब मेरे अपने सवालात के जवाब में मियाँ साहब माजी में खूनी इनकलाब की बात करते रहे हैं, लेकिन वो ये एक बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर बिजली ज़्यादा थी पाकिस्तान में तो फिर लोड शेडिंग क्यों हुई। ये अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है। इसका टेक्निकल जवाब हुकूमत क्या देती है आज उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी ये ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं थी, जब प्रेशर पड़ा तो बिजली ज़्यादा होने के बावजूद आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इस किस्म की कोई हुकूमत ने बात की है। लेट्स सी हुकूमत अभी इस प्रोग्राम में क्या मौक़िफ़ रखती है वो हम पता कर लेते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कुछ प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो चुकी हैं। मोहम्मद बूटा ने खरीद ली है कुछ ज़मीन शेखुपुरा में, कुछ गाड़ियाँ नीलाम हो चुकी हैं, कुछ एसेट्स जो हैं वो मंजमद हैं शहबाज शरीफ साहब के। उनसे जब पूछा जाता है कि आपके 25 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में कैसे आए, तो हमजा शहबाज साहब ने कहा कि जी मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो सियासत में मसरूफ़ था कि मेरे अकाउंट में पैसे किसने डाल दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब इस पे कहते हैं जी मेरे बेटों से आप पूछें, प्रॉपर्टीज़ का मेरी बेगमात से पूछें, बिज़नेस का आप गाड़ियों के बारे में मेरे भतीजे से पूछें। मुख्तलिफ जवाब वो देते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने उसको पूरा रिपोर्ट किया है। हत्ता कि जब FIA वालों ने ये कहा कि मियाँ साहब आप जवाब नहीं देंगे तो हम क्या रिपोर्ट करें, यानी आप किसी चीज़ में संजीदगी से जवाब दें, तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि जी मसला फ़लस्तीन जो है वो बड़ा अहम हो चुका है। और ये ज़राए से खबरें बाहर आईं। ये उस वक्त बाहर आई जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 22 जून को उनकी एक पेशी थी और उन्होंने लगभग कोई 20 दिन के बाद ये इल्ज़ाम लगाया, 15-20 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, कि मुझे हरासा किया जा रहा है FIA की जानिब से। तो 15 दिन तक वो खामोश रहे, उन्होंने नहीं कहा। तो इस बीच में FIA भी खामोश रही, लेकिन फिर उन्होंने अपने सोर्सेज से बाहर इन्फॉर्मेशन निकाली कि जनाब ये आदमी हमारे बारे में जो कह रहा है। तो एक्चुअली जो मीटिंग के अंदर हुआ था वो आपको बता देते हैं। तो उन्होंने अपने जो रिपोर्टर्स हैं, बीट रिपोर्टर्स, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी। वहाँ से ये बात बाहर निकली कि एक्चुअली उस मीटिंग में क्या हुआ था जिससे शहबाज शरीफ साहब अपने आप को हरासा समझ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें शैला रज़ा साहब अभी की पेशी भुगत के आई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका पहुँच गए हैं। उन पर तनकीद हो रही है कि पता नहीं वो CV लेकर गए हैं और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से ये तनकीद ज़्यादा हो रही है। बिलावल भुट्टो के बाद उनकी बहन जो हैं वो कैंपेन चलाएंगी वहाँ पे, और इस पे ये भी तनकीद है कि जनाब इतने सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है कि भाई चला गया तो बहन कैंपेन चलाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो 60-60 साल से सियासत कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको संभालें और उसके लिए काम करें। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है, ये कैसी डेमोक्रेसी है कि बाप, बेटा, बेटी, माँ, यही सारे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बाहर से आके कोई लीड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे ये सवालात अक्सर उठाए जाते हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी थी और उस पर बड़ा जो है वो ले-दे होती रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना, और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक फ़ोटो लगा दी और अपने आप को भी वहीं खड़ा किया एक फ़ोटो में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ोटोशॉप करके वहाँ खड़ा किया और कहा कि मेरे वालिद साहब, यानी उनका बताने का मकसद ये था कि चंद साल पहले मेरे वालिद साहब यहाँ पे आए थे, चंद साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तो हमारा कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना है। तो ये एक फ़ोटोशॉप फ़ोटो थी। मियाँ साहब एक्चुअली किसी लड़के के साथ लंदन में खड़े हुए थे जहाँ से ये फ़ोटो निकाल के यहाँ पे लगा दी गई है। तो इस पर भी बड़ी ये टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान में फ़ोटोशॉप लीडर का। तो इन चीज़ों, ये अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है। एक तरफ दूसरों की कारकर्दगी पे बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल कीचड़ उछालने का सिलसिला है वो भी बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाऊँ, फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से, सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सैयदा शैला रज़ा साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ओन अब्बास साहब आप ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सादा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा जी खूनी इनकलाब आएगा। इसका उन्होंने बता दिया है कि अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो खूनी इनकलाब इस मुल्क में आएगा, और इस दफ़ा ज़रूर आएगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में है। आप ये बताएं कि बिजली वाफर मौजूद थी तो फिर लोड शेडिंग क्यों हुई। सादा सवाल शहबाज शरीफ साहब का।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आज की फ़िगर आपको दे देता हूं। मैंने आज ही एनटीडीसी से फ़िगर मंगवाई थी। 24,970 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है जी, और 24,700 हमारी टोटल डिमांड है। सो 200 मेगावाट का टोटल डिफरेंस है। सो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कहीं लोड शेडिंग नहीं है। 3 किस्म की लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, जो मैं पहले ऐलान कर देता हूं, सब बता देता हूं। एक तो कहीं पे अगर ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से ओवर जो बर्डन आ गया उसकी वजह से अगर ट्रिपिंग होगी, नंबर 2 जहां पे रेवेन्यू पूरा नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से ये कि जहां लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं और बिल पूरा जमा नहीं करा रहे, वहां पे एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और तीसरा है कि अगर कहीं बारिशें हो गई हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो वहां पे उन्होंने बंद किया ताकि कोई नुकसान ना हो सके। पाकिस्तान में सर डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन बिल्कुल बराबर है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं थोड़ा क्लियर कर, इन्होंने जो जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ वो मैं थोड़ा बता दूं कि पाकिस्तान की टोटल जो डिमांड है जब ये छोड़ के गए थे उस वक्त 18,600 मेगावाट थी। उस वक्त से लेके जब इन्होंने टोटल जो मुआहदे आईपीपीएस के साथ किए थे वो 35,600 मेगावाट के टोटल मुआहदे इन्होंने कर दिए। यानी हमारी डिमांड से 60-70% ज्यादा टेक और पे की बुनियाद पर इन्होंने मुआहदे कर दिए कि बिजली जो पैदा होगी चाहे वो आपकी जरूरत की हो या ना हो, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने यहां पे नहीं बिछाई। अब हुआ यह कि आपको एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पैसे अदा करना पड़े, यानी कि इस साल जो हमने कैपेसिटी जो टोटल पेमेंट अदा की है वो ड्यू थी 470 अरब। हमारे जो रीनिगोशिएशन आईपीपी करने की वजह से हमने फिर भी 170 अरब फिर अदा किया। इस साल में एक्सपेक्टेड है तकरीबन 700 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स है। और इमरान खान साहब, आपको ये शायद हैरानी होगी कि 2023 में जो हमारा आखिरी साल है 1485 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स है, यानी कि उन आईपीपी के साथ जो मुआहदे हुए थे हर सूरत में हमने पेमेंट कर दी है। और जो 2028 में हुकूमत खत्म होगी 3.2 खरब रुपए अदा करने पड़ेंगे। हमने फिर क्या किया कि 18,000 मेगावाट से आज जब 25,000 मेगावाट पे आए हैं, हमने इन ट्रांसमिशन लाइंस को इंप्रूव किया 77 बिलियन रुपीस खर्च करके, और अगले 5 साल में हमने तकरीबन 450 अरब का प्लान रखा है ताकि हमारी 10,000 मेगावाट की बिजली ट्रांसमिशन लाइन में आए। अब वो जो आईपीपीस के मुआहदे थे वो इतने महंगे थे, मैं आपको सिर्फ वो कोल पावर प्लांट का बता दूं जो इन्होंने साहिवाल में लगाया। नहीं, वो तो मियां साहब ने देखे एक क्लियर दी है। उन्होंने अभी ये कहा मियां साहब ने कि हमारा कोई महंगा मंसूबा नहीं था, बल्कि हमारे आलमी सतह पे सबसे सस्ते मंसूबे शहबाज शरीफ साहब ने क्लेम किया। आपको साहिवाल कोल पावर प्लांट की, खान साहब, साहिवाल कोर पावर प्लांट की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 34% है। दुनिया में इतना महंगा सौदा किसी से नहीं किया जाता और बगैर बिडिंग के है। एक तो ना कि 10 बिडर से तो सबसे लोअर बिड 34% की आ गई। उन्होंने कहा जी 34% में किसने लगाना है, उन्होंने आके साहिवाल में पावर प्लांट लगा दिया। आपको पता है भावलपुर में जो रिन्यूएबल एनर्जी के वाले से कायद-ए-आज़म सोलर पार्क लगाया गया 16 सेंट पर यूनिट। रीजन में इससे महंगी रिन्यूएबल एनर्जी कहीं पैदा नहीं हो रही, लेकिन वो बगैर बिडिंग के उन्होंने लगा दी। सबसे जो जुल्म कर दिया कि जब ये सारे मुआहदे जब करने जा रहे थे उसमें किसी जगह कोई कंपेटिटिव बिडिंग नहीं है, सिर्फ जल्दी जल्दी बिजली पैदा करते गए और पाकिस्तान को एक लाइन पे लगा दिया कि आने वाली जो गवर्नमेंट से पे करती रहेगी। अब उस खमियाजे को हम भुगतते जा रहे हैं। आज जो हम फ्यूल मिक्स इस वक्त दे रहे हैं, जो मेरिट ऑर्डर के तहत दे रहे हैं, उसमें हाइडल का जो प्रोपोर्शन हमने सबसे ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पीछे शॉर्टफॉल एलएनजी की आ गई थी, इस वक्त हमने किसी भी किस्म, हत्ता कि तरबेला अपनी प्रोडक्शन सिर्फ 1300 मेगावाट कर रहा है, हत्ता कि उसको 4,500 मेगावाट करनी चाहिए, उसके बावजूद आज कहीं लोड शेडिंग नहीं। लेकिन इनकी वजह से सिस्टम में फेलियर थे, उसको शायद आने वाली नस्लें इतना एक भरेंगी कि आपको पे करते पड़ते कम से कम अगले 15-20 साल इस प्रोडक्शन में रहेंगे। सर, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आप लोगों ने बिजली की जरूरत थी उस वक्त, लेकिन धड़ाधड़ ऐसे मुआहदे किए जिनकी कैपेसिटी पेमेंट्स पाकिस्तान को आने वाले सालों में देनी पड़ेंगी और बिजली सस्ती देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सस्ती देने का मतलब यह है कि आप बिजली पे सब्सिडी दें और उसको लगातार बढ़ाते जाएं। तो क्या पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क ये कर सकता था? वो क्या प्लान था आपके दिमाग में कि आपने महंगे मंसूबे लगाए, और ना सिर्फ महंगे मंसूबे लगाए बल्कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स के ऐसे मुआहदे किए जो आपको 2028 तक ये बोझ उठाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि नेपरा ने ये जो है इंसेंटिवाइज की थी इन्वेस्टमेंट कि 17% IRR होगा। कोई भी अगर आपने किसी भी किस्म का कोई कारखाना लगाना है बिजली का तो आपको ये आपका IRR होगा 17.5%। ये हमने नहीं किया, उससे पिछले दौर में भी यही था, और ये जिनके बकिया जात इस वक्त हुकूमत में है, मुशर्रफ के दौर में भी यही था। तो ये बात कहना कि जी हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद पे, भाई आप लोगों ने 1 मेगावाट, आप 1 मेगावाट तो छोड़ें, आपसे एक कोई कारखाना नहीं लगा आज तक। कैपेसिटी पेमेंट के बगैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता कौन है? ये बातें करना बड़ा आसान है। ये इनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमने
ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिल्ड करी इतनी ज़्यादा। ओ भाई हम जब आए थे तो कारखाने ही नहीं थे, ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं थी, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग भी थी और दहशतगर्दी भी थी। तो ये कहना बैठ के कि जी ये यूं नहीं हुआ, आप मुझे मतलब शर्म आनी चाहिए, क्या कहते हैं उन लोगों को जो हमने इस मुल्क की खिदमत की, हमने 11,000 मेगावाट के कारखाने लगाए हैं और आप 100 मेगावाट का नहीं लगा सके आज तक। आप दूसरों को बोल रहे हैं। आपने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए और प्रोजेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस कर्जे लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगी कोई नहीं रहा। तो ये दूसरों को कह देना बड़ा आसान काम है। आप हमें भी कोई करके दिखाएं ना। हम LNG के जो मुआहदे करके कहते हैं आपसे वो वाले मुआहदे नहीं चले। ये कैपेसिटी पेमेंट की बात आप जो आप लेके आएंगे, जितने आप बताएं ना अपनी परफॉर्मेंस 3 साल से कि आपने क्या किया। हमाद अदर साहब को पहले इकोनॉमिक मिनिस्टर अपना उसमें लगाया, अपना इकोनॉमिक अफेयर्स में, वहाँ पे परफॉर्मेंस खराब थी, रेवेन्यू में लगाया, वहाँ से फाइनेंस में लगाया, फिर वहाँ से कहीं और लगाया, फिर लाके इधर लगा दे। जहाँ जाते हैं अपना एक कारनामा छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद सत्यानाश हो जाता है इस मुल्क का, और उसके बाद ये पिछली हुकूमतों में ब्लेम डाल देते हैं। भाई करप्शन आप लोग कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट आप लोग हैं, आपके वजीर माल बनाते हैं, इसलिए इस मुल्क का बुरा हाल हुआ है। आप दूसरों पे ना डालें, ये सारा पाकिस्तान जानता है कि आप लोग करप्शन कर रहे हैं, आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, इस वजह से इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। ये कोई बात है कि कैपेसिटी पे, ये जाहिलों वाली बात है कैपेसिटी पेमेंट करना। कैपेसिटी पेमेंट के बगैर 1 रुपए का आप मेगावाट नहीं लगा के दे सकते, ये कोई बात है। हमने थरकोल को क्या कहते हैं उसके कारखाने लगाए, थरकोल के अंदर जो ये कहते हैं ना सारे बाहर से, थरकोल के किसने लगाए? आप लोगों ने लगाए। हमें मालूम था गैस पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी, हमने LNG के मुआहदे किए, हमने जो है वो गैस पोर्ट लगाया कराची के अंदर और एक और लगाया, एंग्रो का लगाया LNG जो टर्मिनल है। और इस तरह के और हम पे झूठे इन्होंने केसेस बनाए उसके ऊपर भी, जिसपे अदालतों ने ये कहा कि ये झूठे केसेस बनाए गए हैं। और अब ये आके टीवी पे हमें कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी पेमेंट। ओ यार आप लोगों को हुकूमत करनी नहीं आती, आप लोगों को पता ही नहीं है मुल्क चलाते कैसे हैं। आप लोगों को अगर ये मालूम होता ना कि कैपेसिटी पेमेंट के बगैर कारखाना नहीं लगता तो आप लोग ये बात ही ना करते। आप लोगों को जो एक चीज़ पढ़ाई जाती है, मैं हैरान होता हूँ, उधर सेनेट में भी यही बात कर रहे होते हैं, मैं हैरान होता हूँ कभी कभार। भाई आप ये कहें ना कि हमने ये देखें हमने 5,000 मेगावाट के कारखाने लगाए हैं बगैर कैपेसिटी पेमेंट के, तो मैं कहूँगा जी क्या बात है जी, आपने बड़ा कहा, आपसे 1 मेगावाट नहीं ऐड हुआ, मगर आप बातें आप सुन लें इनकी। चले मैं शैला रज़ा साहब को मौका देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर और बात साहब, ये काउंटर है जो अपोजिशन का, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें क्विकली करें, फिर शैला के पास जाऊंगा। अभी बताता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड में कर देता हूं जी। 2 हमने इस वक्त मेन प्रोजेक्ट्स किए। अब इन्होंने जो 2 LNG के टर्मिनल लगाए थे, एक एंग्रो के साथ और दूसरा वो जो एनरकॉन के साथ, उसमें था ये कि जिन्होंने $5 लाख डेली पे करना है, टेक और पे। हमने जो 2 टर्मिनल लगाने जा रहे हैं मित्सुबिशी के साथ, वो टेक एंड पे है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उनसे बिजली लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने उन्हें कहा कि जी इस पे जो रेट है वो कंपेटिटिव बिडिंग ही आएगा। एक तो इन्होंने कभी कंपेटिटिव बिडिंग की नहीं, दूसरा ये जो टेक और पे का कॉन्सेप्ट है ये बर्बाद कर दिया। दूसरा बता दूं सर, टोटल 25,970 मेगावाट के इस वक्त 2028 तक के टोटल हमारी बिजली ऐड होनी है, जिसमें 11,500 मेगावाट सिर्फ हाइडल से आनी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट में शुरू की है। अगर हमने इस पे हुकूमत करनी होती 2023 तक के, हम भी IPPs लगा के सब कुछ पूरा कर देते, लेकिन हमने आने वाली नस्लों का सोचा। सर 10,900 में ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हाइडल के मोहम्मद डैम 1 है, भाषा डैम 2, बेलावली डैम 3, इसमें जीबी के अंदर तकरीबन जीबी के अंदर 110 हाइडल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट 2028 में। सर आपने मेहमद डैम और भाषा डैम की सिर्फ जमीन परचेज की पेमेंट की थी, उसके बाद 5 साल कुछ नहीं किया। अफनान खान साहब डोंट, आपने सिर्फ 27 अरब रुपए भाषा डैम की पेमेंट की थी, हमने इस साल आगे 110 अरब रुपए रखा है। क्या बना? डोंट कोट, मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं अफनान खान, मैं आपको फिगर कोट कर रहा हूं। मैं 350 डैम आपके रीजन में कहा था, हमने शुरू किए हैं। आप देखिए मुल्क को लूटने का तरीका क्या है, IPP लगा दो 34% पे आ जाओ, बर्बाद कर दिया यार। कम अज कम कंपैटिटिव फिगर्स तो लेके आए। अब एक और चीज बताऊं सर, मजे की बात, 83 के करीब, खान साहब एक चीज आखिरी, अफनान खान, टोटल 83 के करीब IPPs हैं सर, उनसे हमने कहा हमारे साथ रीगोनिएशिएट करो। सर 35 IPPs ने रीनिगोशिएट किया, जिसकी वजह से 770 अरब की बचत अगले 10 साल में आ रही है। बाकी 50 ने हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया, उन्हें कहा जी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे, आपके साथ नहीं बैठेंगे। हम फंस गए। अब एक मुल्क की इस वक्त जो IPPs है वो रीनिगोशिएट करने को तैयार कोई नहीं है। इस वक्त मुल्क बर्बाद है और लोन पे लोन चढ़ता जाएगा। इन्होंने सिर्फ वो जो एक स्टीरॉयड नहीं होता, स्टीरॉयड देके कौम को तैयार कर दिया। अब भूलते आने वाली कारखाना बताएं बस कि ये कारखाना है बगैर कैपेसिटी पेमेंट के हमने लगाया है।
मैंने आपको सर, लेकिन कहा है capacity competitive bid payment- मैं आपको यही तो नहीं, कह नहीं, रहा हूं कि 34% LNG रिटर्न टर्मिनल देने की का क्या बताएं। जरूरत थी? सर, लेकिन उसकी परसेंटेज भी तो सही तय कर लेते ना। चले मैं शैला आपके बाद टेक और पे के शैला ऊपर नहीं। शैला आपके बाद एक शैला आप- कारखाना बता दें आपने लगाया हो बगैर कैपेसिटी पे। देखें ये चीज तो ये तो शैला रज़ा साहिबा आपकी पार्टी भी कहती है कि जो मंसूबे लग रहे हैं ये वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि हम बिजली इस्तेमाल ही ना करें क्योंकि ये आगे जाके बिजली महंगी होती चली जाएगी लगातार। हमें उन सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए था जहां पे हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते। बहुत तेज़ी से बिजली तो बनाई है लेकिन इसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो बिजली बहुत महंगी होती चली जाएगी। आप कुछ भी करें, आपकी रियासत मजबूर होगी। अगर कल आपकी हुकूमत भी आ जाती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ जाते हैं, तब भी आपको लोगों को बिजली महंगी देनी पड़ेगी क्योंकि ये बिजली, इसकी कीमत, इसकी कैपेसिटी पेमेंट वो आपको अगले 10 साल करनी है। मैं बात जो करूंगी उसको थोड़ा सा मुझे टाइम दें क्योंकि इन जी, दोनों प्लीज। को आपने काफ़ी टाइम दे जी दिया। प्लीज़। थर पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये 97 में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इसको शुरू किया था और चाइना के साथ हम काफ़ी आगे तक चले गए थे। जब 97 में हमारी हुकूमत गई तो नवाज शरीफ साहब ने इसको जो है ख़त्म कर दिया था और चाइना नाराज़ होके चला गया था। तो जब हमारी 2008 में दोबारा गवर्नमेंट आई तो उस वक्त के तो हालात आपको पता ही हैं कि मुल्क में कितनी दहशतगर्दी थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए और चाइना के लातादाद दौरे किए क्योंकि कोई भी मुल्क हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को तैयार नहीं था। एक तो रेपो ये थी कि, और अभी भी है, कि जो भी हुकूमत आती है वो पुराने मंसूबे बंद कर देती है, और दूसरी दहशतगर्दी भी थी। लेकिन हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान लगाए। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पावर प्रोजेक्ट वो 3 साल के बाद इस काबिल होता है कि वो प्रोड्यूस कर सके बिजली। पहली बात तो ये है। हाइडल पावर के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दौर में जो है ये अप्रूव हुए। तो जाहिर है कि एक ऐसी हुकूमत एक ऐसे मुल्क में जहां कोई आने को तैयार ही ना हो, ये बहुत बड़ा कदम पीपल्स पार्टी ने लिया। फिर जो आईपीपी का मसला था, जब उसमें सारी कंपनीज आ गई और काम शुरू होने वाला था तो ख्वाजा आसिफ जो थे वो राजा परवेज अशरफ के खिलाफ चले गए और अदालत ने सारी कंपनीज को बुलाया, उनसे पैसे लिए, उनसे कहा सूद भी दें। उन्होंने सूद भी दे दिया। जब हर चीज सामने आ गई तो कहा ओके ये अब केस स्नैप को दे दें। फिर वही मंसूबे नून लीग ने शॉर्ट टर्म आईपीपी करके शुरू किए। नून लीग ने भी कभी थरकोल में एक पाई इन्वेस्ट नहीं की और पीटीआई ने भी नहीं की। हमने अपने खर्चे से, सिंध ने अपने खर्चे से वहां पे बिजली प्रोड्यूस की है। 660 मेगावाट फैसलाबाद में नेशनल ग्रिड में दिया है, जबकि हमारे पैसे से हुई है और सस्ती बिजली है। दोनों को समझ में नहीं आया। नूरियाबाद का रेफरेंस मेरा सीएम भुगत रहा है, 10 रुपए फी यूनिट बिजली है। नेपरा उसका विजिट कर चुकी है लेकिन उस पे ऊपर बात हो रही है। इसके अलावा नून लीग के जमाने में भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के अलावा ये वाहिद सूबा है सिंध जो 18वीं तरमीम के बाद 50 से ज्यादा मेगावाट जो है वो बनाई जा सकती हैं। ये वाहिद सूबा है जो बना रहा है। कोई और सूबा अपने सूबे के लिए नहीं बना रहा, नेशनल ग्रिड क्या बना रहा है। दूसरी बात यह कि हमने 750 मेगावाट का जो है ना ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। हमारा अपना बिजली घर है। तो अगर ये लोग, नून लीग ने भी तवज्जो नहीं दी, अब हम इनसे कहते हैं, इनके तवज्जो से, जनाब आप थर की तरफ तवज्जो दें। 9 रुपए का यूनिट है और नूरियाबाद में 10 का, जो हमारा तरीका है। हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि गैस प्रोड्यूसर सबसे बड़ा सूबा सिंध है। हम गैस के प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं 250 मेगावाट के, वो नून लीग के ज़माने से रुके हुए। और जब अभी बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, पूरे मुल्क की बिजली चली गई थी, सबसे पहले नूरियाबाद जो है इसकी बहाल हुई थी। तो ये जो एक झगड़ा है, ये जो एक रोना है इमरान खान साहब पे, तो खैर अल्लाह की कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या मामला है कि वो हर कोई काम होने ही नहीं देते, ना दूसरों का ना अपना। तो
क्या किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुक्मरान हैं उनको समझना चाहिए कि पुराने माहदे क्यों हुए। LNG की जो बात होती थी तो हम ये कहते थे कि 12 बिलियन का जो है ना वो ज़्यादा दे रहे हैं हम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन इन्होंने तो आके फर्नेस पे शुरू कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि दोनों को नहीं समझ आया। जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ज़माने में लगे, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट नून लीग के ज़माने में हुई। और अभी भी मैं ये दावा करती हूँ कि अगर हुकूमत, फेडरल हुकूमत संजीदा हो जाए, थर में आ जाए, तो सिर्फ एक ब्लॉक से अभी हमने 660 बनाए हैं और हम आगे भी बना रहे हैं, लेकिन चूंकि सिंध कर रहा है तो दोनों को मसाइल रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं एक फैक्ट भी आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। विंड पावर के प्रोजेक्ट हैं, उसके कोई दो अलग अलग मंसूबे हैं, जो एक PTI के दौर का है और एक PMLN के दौर का है। उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे पास मौजूद है, मैं उसको निकाल रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उस पर मैंने पहले काम किया भी था एक दिन, और ये सवालात हमने PMLN के सामने रखे थे कि एग्जैक्टली वही चीज़ उसी कैपेसिटी की, उसी तरह और वही बिडर्स वो कम कीमत में कैसे लगा सकते हैं थोड़े अरसे के बाद, जबकि इंटरनेशनली कीमत जो है वो बड़ी है। वो मैं इसके ऊपर बाद में अभी डाटा आता है तो वो सामने रखता हूँ। लेकिन ये जो बात अभी शैला आपा कह रही थी, और बात साहब, ये तो एक और तस्वीर का रुख है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, जामशोरो का जो पावर प्लांट है उस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके ऊपर फंड किया था, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से ये खबर आई थी और बाद में अखबारात में छपी थी कि जो साहिवाल का पावर प्लांट है या दीगर पाकिस्तान में लग रहे हैं वो कीमत में आलमी सतह से ज़्यादा हैं और जामशोरो के मुकाबले में कम है। यानी ये भी है ना, पाकिस्तान में 2 प्लांट लग रहे हैं, एक कम पैसों में, एक ज़्यादा पैसों में। यानी ये तो कहीं नहीं होता। बीबी जो फरमा रही है, मैं वैसे अगर 1990 से दहाई में अगर जितने IPPs के प्लांट लगे थे, अगर उस पर बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा एथिकली ठीक नहीं होगा। मोहतरमा शहीद हुई, जमहूरियत के लिए शहीद हुई, इस वक्त उस हवाले से बात करना, और गवर्नमेंट में एनर्जी मिनिस्टर्स ने जो उस वक्त प्रॉब्लम, जो करप्शन के जो इनके जो कहानियां थी, वो तो रूफ से छत से बाहर निकल जाएंगी। सो उस पर बात नहीं करते, बट आई जस्ट वांट टू कीप कि ये पीपल्स पार्टी का इशू कोई नहीं है इस वक्त, अब वो बाहर निकल चुकी है। असल जो जुल्म किया है वो जुल्म किया है नून लीग की गवर्नमेंट ने, इस मुल्क को एक विशेष सर्कल में फंसा के। और ये जो आप कंपैरिजन देने जा रहे हैं, ये मैंने भी पढ़ा है, 16 सेंट्स पर यूनिट पे सोलर पावर लग रहा है कायद आज़म सोलर पार्क में, और इसी पे जो हम इस वक्त लगाने जा रहे हैं वो 6 सेंट पर यूनिट पे लग रहा है। और दूसरा, बीबी ने एक और गलत थोड़ी फिगर दी, मैं उसको तस्हीह कर दूं कि सूबा सिंध वाहिद वो सूबा है जो 50 मेगावाट पैदा कर रहा है। KPK इस वक्त 107 मेगावाट की हाइडल पावर प्रोजेक्ट पे बिजली पैदा कर रहा है। नंबर 2, नंबर 3, ये आ गया जी मेरे पास विंड पावर टैरिफ का जो है वो आपको एक पेज, सिर्फ हाइडल एक पेज तो निकला है जी मेरे पास। ये 2013 में 24/4/2013 को ये अनाउंस किया गया था, और अप फ्रंट जो टैरिफ था वो था यूनाइटेड स्टेट सेंट्स 13.524 पर किलोवाट। ग्रिड के लिए पैदा कर रहे हैं, मेरा सूबा अपने सूबे के लिए पैदा कर रहा है जी। और इसके बाद जो है वो 2024/4/2015 में यही 10.4481 पर किलोवाट, और उसके बाद ये PMLN का दौर चला गया। रीसेंट टैरिफ जो आया था 2019 में ये 4.7 पर किलोवाट, ये फ़र्क था। यानी ये तो 60% का कम से कम फ़र्क था। अफनानुल्लाह खान साहब, ये मेरे सामने है डाटा 2013, 2015 और 2019। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले जी भाई। 2013 में सोलर पैनल्स और विंड टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं थी, उसकी प्राइसेस विद टाइम कम हुई है, इसलिए उसकी कीमत जो है वो कम हो गई है। सर वो निकाला इंटरनेशनल डाटा भी है, ये पूरी दुनिया में हुआ है। आप अगर पूरी बात सुन लेते आपके लिए आसानी हो जाती। गुजारिश सुन ले सर, मैंने इंटरनेशनल प्राइस भी साथ निकाली है, मैंने पूरी बात सुनी है। चलें ठीक है, कर लें। मैंने पूरी प्राइस सुनी है आपकी, आप कर लें। 16 सेंट जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, उस टाइम पे 16 सेंट भी होता था, अब जो है वो सस्ता है, क्या कहते हैं उसकी जो हार्डवेयर है वो सस्ती है, वो कंपैरिजन भी है ना सर, उस वक्त भी इतने में नहीं होता था, नीचे आ गई है। मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, बात ये है कि मैंने अभी सारे 3-4 पावर प्लांट के टैरिफ चेक किए हैं, हमने जो कोल के लगाए वो 7 और 8 सेंट पे है। तो दुनिया का एवरेज प्राइस, जो मैंने एवरेज दुनिया की प्राइस निकाली है वो 13 सेंट है। ठीक है ना, आप दुनिया में भी तो बाकी मुल्क भी तो लगा रहे हैं ना। नहीं, आप रीजन में आते हैं सर, आप रीजन में आते हैं, दुनिया में नहीं जाते सर। दुनिया में कई मुल्कों में कई चीजें बहुत महंगी हैं। मैं तो पूरी दुनिया, मैंने तो सर लेदर की जैकेट जो है वो सियालकोट में और सराउंडिंग में सस्ती होगी, लेकिन यही लेदर की जैकेट कई मुल्क ऐसे हैं जहां बहुत महंगी होगी।
सर नहीं, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि मैंने एवरेज प्राइस ले ली, यूनिट प्राइस ले ली पूरी दुनिया में क्या है इलेक्ट्रिसिटी रीजन की ले सर, 12 जी सेंट ठीक है, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ एवरेज पूरी दुनिया की ले ली ना, आप मेरी बात तो गुजारिश चलें, करें। ठीक है। अब हमने 8 सेंट के ऊपर कोल फाइड पावर प्लांट लगाए, 7 सेंट के ऊपर कोल फाइड पावर प्लांट लगाए, और जो मेरी बहन कह रही है कि इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने जरूर जबानी कलामी बहुत सारी बातें की होंगी, आपस में भी की होंगी, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं था, क्योंकि जितने एंग्रो वाले प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सारों की फाइनेंसिंग पीएमएलएन ने की है। आप बेशक जाके, और जो थर कोल माइनिंग की जो कंपनी है उसकी सारी फाइनेंसिंग भी सीपैक से हमने करवाई है। आप बेशक जाके रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें, ये दोनों बातें सीपैक प्रोजेक्ट्स जो है हमने फाइनेंस करवाए। जी शैला, जमीन पे कुछ नहीं था, हो रही है, हवाइयां आप लोगों ने मारी हैं और उसके बाद पीएमएलएन ने उसको बनाया। मैं सबसे पहले तो बात जो है ऑन साहब से शुरू करती हूँ। बीबी साहिबा ने जब शुरू किया तो उस वक्त दुनिया में जो है या इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो क्या थी, और वो 2-2.5 साल की जो है फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी, उसके बाद हर चीज़ को फाड़ के फेंका गया, इन माहिदों को ख़त्म किया जा सकता था, वो इतने लॉन्ग टर्म नहीं थे। मैंने ये कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ये इजाज़त है कि वो जो पहले सिर्फ 50 मेगावाट अपने सूबे के लिए बना सकते थे, ज़्यादा बना सकते हैं। सारे सूबों ने जो बिजली बनाई है वो नेशनल ग्रिड की ही कैपेसिटी में बनाई है। हम वाहिद सूबा हैं जो अपने सूबे के लिए भी बना रहे हैं, जिसमें मैंने ये जिक्र किया अल्टरनेटिव का, इसके अलावा मैंने जिक्र किया नूरियाबाद का, और जो थर की बात हो रही है, मैं दोबारा से कहती हूँ कि हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, इसमें फेडरल का कोई पैसा नहीं है। अलबत्ता जरदारी साहब की गवर्नमेंट में ब्लॉक 2 पे जब काम शुरू हुआ तो हम नहीं कर रही ना, हम मेरी बात को सुने। इसमें जो है वो मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूं, परसेंट एक खामोश हो जाए, एंग्रो की जो शेयर है वो सिर्फ 10% है, ठीक है, कुछ और की कुछ है, हमारी सबसे ज्यादा इसमें ये है। और मियां साहब को हमने बुलाया था जब ब्लॉक 2 की इनॉग्रेशन हुई थी, ब्लॉक 2 की, ठीक है, इनॉग्रेशन में बुलाया था, और जरदारी साहब ने चाहा था कि उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन करे। आज तक इस मंसूबे को फेडरल गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया है, इसको दोबारा पढ़िए जाके, मैं दावे से करवाई, हमने ओन नहीं, सिर्फ एंग्रो का परसेंट शेयर, ये दिखा रहा हूं आपको, शेयर है, सीपैक मैं बता सीपैक की वेबसाइट पे चले जाएं, अच्छा चलें, सीपैक की वेबसाइट पे चले जाएं, उस पे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग किसने की है, उसकी वेबसाइट पे देख लें। मेरी बात ना माने, आपकी बात साहब क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कर दें, मैं क्योंकि एक और टॉपिक है, मुझे उधर जाना, मैं अफनानुल्लाह खान साहब को एक छोटा सा सवाल, जी छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। जब 2013 में नून लीग ने ये पॉलिसी बनाई थी सर, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो जरूरत थी वो 14,000 मेगावाट की थी, ठीक है, उस वक्त 35,000 मेगावाट के आईपीपीज लगाने की वजह क्या हो सकती है? सर पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने वाला था। पाकिस्तान की जो डेली जो गैस की रिक्वायरमेंट है हमें सर 5-7% पे भी करें, 2030 तक भी 35,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती सर। 2013 से लेकर 17 साल की आगे प्लानिंग आएगी। यार अफगान खान साहब सिर्फ सवाल, अगर हमें मालूम होता कि इस तरह होने तो जहां खान साहब सर नहीं, इसमें कुछ और भी, इसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल थे। 14,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट वाले मुल्क को 35,000 मेगावाट जो 28% हमारी जरूरत है, अगर मैं 7% भी लगाऊं। नंबर 1, नंबर 2 6.2 बिलियन क्यूबिक पर डे की हमारी रिक्वायरमेंट है गैस की, 6.2 बिलियन क्यूबिक पर डे की, 3.8 की हमारी टोटल प्रोडक्शन है। आप सारे एलएनजी के ऊपर प्लांट क्यों लगा रहे हैं? आप रिन्यूएबल एनर्जी पे क्यों नहीं गए? आप हाइडल पे क्यों नहीं गए? आपने उस वक्त हमारे सोलर पे और एयर पे बात क्यों नहीं की? क्योंकि आपके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। ये जो आज ये 25-25 अरब रुपए निकल रहे हैं खान साहब, ये जो 7 अरब की टीकियां निकल रही हैं, ये सारे वो कमीशन है जिसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने गलत किया तो आप ना करें, फिर आप ना करें ना। आपने भी कहा कि मैं हमने 2 लगाने हैं पोर्ट, तो उस आप हमें ये सबक दे रहे हो, उस पे कोई फ्रंट लोडिंग कोई लगा रहे सर, उस पे कोई फ्रंट लोडिंग कोई नहीं है, लगा कुछ नहीं पे करना, उसका रिटर्न कंपैरेटिव होगा और टेक एंड पे है। आप अभी आपने मुझे पूरा आर्गुमेंट दिया है इसलिए क्योंकि ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खुद आप वाला काम कर रहे हैं। अफनान खान पूरी बात सुन लेना, उसकी वजह आपके जो मेन प्लांट्स हैं वो गैस पे शिफ्ट हो गए। इस वक्त आपकी मेन प्रोडक्शन गैस पे शिफ्ट है। अगर आप एलएनजी पे नहीं जाएंगे और नई नॉर्थ साउथ पाइपलाइन नहीं बिछाएंगे तो वो यूनिट नहीं चलेंगे। तो इसीलिए जब तक आपका हाइडल नहीं आएगा, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं उनके साथ,
हमारी कोई कमिटमेंट नहीं उनके साथ। वो कंपेटिटिव बिडिंग में आके करेंगे, टेक एंड पे के ऊपर आएंगे। $5 लाख डेली का पे नहीं करना पड़ेगा। बातें करना बड़ा आसान है, अच्छा, 50 लाख चलें, घर बनाना बड़ा जवाब नहीं मुश्किल देने है, आप भाई 1 बना करोड़ लें नौकरियां देना बड़ा मुश्किल है। चलें, बातें करना बहुत आसान है। बिजली का मामला जो है कॉम्प्लेक्स है। बिजली आएगी और बिल कम रहेंगे तो लोग समझेंगे अच्छी चीज है, बिजली नहीं आएगी बिल ज्यादा होंगे, लोग हमेशा हुकूमत को जिम्मेदार। लोड शेडिंग है अभी तो हमारे देही सिंध में बहुत लोड शेडिंग है। उन साहब कह रहे थे कि हो ही नहीं रही है, अभी कराची तक वो कह रहे हैं जो बिल नहीं दे रहे वहां लोड शेडिंग हो रही है, वो ये कह रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का मैंने कहा था। देही सिंध में 12 से 14 घंटे लाइट नहीं आती है। बिल का परसेंटेज क्या है वहां पे, कितना % बिल पे करते हैं लोग? अभी भी बिजली के बिल पे कर देना सारे ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, नून लीग के ज़माने में भी इतने अरसे वहाँ पे लाइट नहीं आती थी और ये एक तरीक़ाकार बन गया है और ये बहुत गलत तरीक़ाकार है। ऐसा थोड़ी है कि पे नहीं हो रहा है, इसके लिए आप बात कर लें, मैं अगली दफ़ा और चीज़ें ले आऊँगी। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है, आप दोनों अगली दफ़ा और चीज़ें ले आइएगा। मैं एक चीज़ सिर्फ पार्टी ने इतना शोर नहीं बचाया, PMLN ज़्यादा कह रही है। ये क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर में धांधली होने वाली है? पहले से क्या अज्यूम कर लिया है या कुछ ऐसा वहां देख लिया है जिससे PMLN को लग रहा है कि यहां धांधली होने वाली है? ब्रेक के बाद बात कर लें मेरे ख्याल में। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अफनारुल्लाह खान साहब, एक रिकॉर्ड है वैसे ही, वो ये है कि जो भी वफाक में हुकूमत में होगा वो कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्मली हुकूमत में आने के उसके इम्कानात और चांसेस होते हैं और वो ऐसा होता है कि वो जीत जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कश्मीर में धांधली होने वाली है? कश्मीर में धांधली होने लगी है क्योंकि 2018 के इलेक्शन में धांधली की गई और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से धांधली की गई। मतलब ऐसी कि कम ही तारीख में इसकी मिसालें मिलती हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्जा किया गया और फिर पोलिंग स्टेशन के लेवल पे जाकर रिजल्ट्स को चेंज किया गया और उसके बाद आपने देखा क्या कहते हैं कि कैसे जो है वो ऐसे लोग जीत गए जिनको मतलब जिनका कोई तसव्वुर नहीं था। कराची जैसे शहर में 14 नेशनल असेंबली की सीटें PTI जीत गई है और नीचे 14, अगर आप ऊपर जीतो तो नीचे 28 जीतते हैं आप MPA की, नीचे 17 जीते हैं, ऊपर 14 जीत गए। तो अब ये इस तरह का इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन किया, कहीं किसी को अकोमोडेट, कहीं किसी को अकोमोडेट किया। इमरान खान साहब जो है उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी की गई, तो वो उस तक अब वो हमें लग रहा है कि उसी की एक कंटिन्यूएशन जो है वो हमें थोड़ी बहुत नज़र आई थी गिलगित बल्तिस्तान में। अब वही वाली चीज़ जो है, क्योंकि इन्होंने हमारे सारे लोगों को पहले किसी को कोई मतलब सर गिलगित बल्तिस्तान में तो आपके नुमाइंदे नहीं थे, आपके बंदे नहीं खड़े थे, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN के पूरे उम्मीदवार ही नहीं थे। और यहाँ पे भी आपके उम्मीदवार कितने हैं पता है आपको टोटल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे उम्मीदवार पूरे होने थे, इन्होंने बहुत सारे हमारे तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, इसलिए अब वो जो है वो कम हो गए। फिर वरना तो हमारे उधर GB में भी पूरे थे। वो तो अब ज़ाहिर है अगर आपने स्टेट की ताकत इस्तेमाल करनी है किसी एक पार्टी की को जिताने के लिए तो फिर ये तो ज़ाहिर होगा, मतलब कि और ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह किया जाए और किसी एक पार्टी को जितवाने के लिए। अफनानुल्लाह खान साहब, आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था तो आपको याद है कितने लोगों ने बाकी पार्टी छोड़ के आप लोगों को ज्वाइन किया था इलेक्शन के लिए? आपको याद है? क्योंकि उस वक्त आप इक्तदार में थे, वफाक में, तो लोग आपको ज्वाइन कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारी तो बहुत एक पुरानी पार्टी है, हम लोग बहुत दफ़ा कश्मीर में इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, आपको ज्वाइन करें, फेयर है सर, इनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है जी। शैला, आपको भी लगता है 3,70,000 जवानों को पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा नहीं करना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ। आप पार्टी ज्वाइन कराने का भी चलो हम कर लेते, जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाके कब्जे कर करके उधर वोटर जो हमारे पोलिंग एजेंटों को निकालेंगे और आप रिजल्ट चेंज करेंगे, उसके बाद हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है जी शैला जी, आपको भी लगता है धांधली की तैयारी वहां धांधली होने वाली? पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि प्री पोल रिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि मिनिस्टर्स जाके कैंपेन नहीं करते, लेकिन इनके मिनिस्टर्स अमीन गंडापुर भी पहले गए और अभी भी वो वहाँ पे गए और जो उनके ऐलानात हैं वो सबने देखे हैं। फिर इन्हीं का एक जो वहाँ का ओहदेदार है PTI का, उसने या कोई मिनिस्टर था, बहरहाल जो भी ओहदेदार है, उसने वहाँ से रिज़ाइन किया कि हमारी हुकूमत जो है
लोगों को ख़रीद रही है। ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी एक बात का मुझे जवाब देना था कि आज़ाद कश्मीर के डिवीज़न के लिए पार्टी के जो लीडरशिप है डिफरेंट, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। मीरपुर डिवीज़न के लिए राजा परवेज़ अशरफ हैं और काहिरा साहब को अलग जगह दी गई है, और आसिफा साहिबा लीड करेंगी इंशाल्लाह कि वो लीड, मैंने कहा कि चेयरमैन कर रहे हैं और चले गए। उनकी एब्सेंस में जो जिम्मेदारियां जो हैं और उनकी प्रेजेंस में भी जिम्मेदारियां दे दी गई थी हर डिवीज़न की मुख्तलिफ जगह पे, और ये कहना कि सिर्फ 8 जगह पे लड़ रही है, ये एक पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो पिंडी सिटी है वहाँ से अजहर गिलानी और उनके बाद जो लोग थे वो नहीं लड़ रहे हैं, वो एक जगह पे हमें डैमेज हुआ है कि कैंडिडेट हट गया है। शैला, आप मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर की जो वीडियोस की आप बात कर रही हैं, उस पे आप लोग खुद पार्टी क्यों नहीं बनते? इलेक्शन कमीशन में जाएं, जाके फड्डा डाल दें आप लोग कि भी वफाकी वजीर है वो पैसे बांट रहा है। आप प्रैक्टिकली आ रहे हैं। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो पावर्स हैं कि इसको खुद जो है देखे। यही गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था, आटे बटे थे, आटे के थैलों पे लाल और हरे हाथ यूं बने हुए थे, और ये सब कुछ हर चीज़ चल रही थी। ये देखना चाहिए उस इलेक्शन कमीशन को जिस पे पीटीआई कहती है कि ये जो है बाइस्ड है, उस इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और देखिए, एक बात है कि गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये बात सही है कि फेडरल में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो अक्सरियत लेता है, लेकिन माशाल्लाह से पीटीआई जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सादा अक्सरियत पीटीआई के टिकट पे नहीं ले सकी। आज़ाद, जिनके लिए फरमान इमरान खान है कि वो इसलिए लड़ते हैं कि वो अपनी कीमत लगा सकें और ये करें, उनको लेके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। और यहाँ पर भी जिस तरह से सब कुछ पैसों का और सब कुछ हो रहा है, वो नज़र आ रहा है कि क्या होगा। और वैसे एक बात है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन जो है उसमें बरादरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, जट गुजर, और ये चीज़ें हैं। अदरवाइज़ सबको नज़र आएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है और आगे भी नज़र आएगा। और हुकूमत बनवा देना मसला नहीं है, हुकूमत चलाकर कुछ अवाम को रिलीफ दिला दें, ज़ख्म थोड़े से हल्के हो जाएंगे। और अब्बास साहब, इलेक्शन पहले हो गया आपका आज़ाद कश्मीर वाला, सर खान साहब, इस कौम के साथ जो सबसे बड़ा भोंडा मजाक है ना, जो एक फ्रॉड है, जो ड्रामा है, वो है कि जमहूरियत खतरे में है, या आइन और कानून की बालादस्ती जो है ना वो होनी चाहिए। अगर नून लीग की गवर्नमेंट के नीचे या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नीचे जीबी की इनकी गवर्नमेंट बन जाए तो फिर जमहूरियत ठीक हो गई, और अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बने तो जमहूरियत खतरे में आ गई है। अगर हमारी फेडरल में गवर्नमेंट है और वहां पे उस वक्त हमारी गवर्नमेंट बन गई तो जमहूरियत खतरे में, इनके होते वहां बन जाती है। अगर बरजीस ताहिर और कमर जमान कायरा साहब, बरजीस ताहिर और कमर जमान कायरा यही कुछ कर रहे होते तो वो जनाब बिल्कुल एज पर लॉ है, जमहूरियत ठीक है। अगर अली गंडापुर वहां चले गए तो जमहूरियत खतरे में आ गई है। ये देखिए, ये अगर 5 साल हुक्मरानी कर ले इस मुल्क के ऊपर तो आइन और कानून की बालादस्ती है। इनसे 25 अरब रुपए का या 7.5 अरब का हिसाब मांग ले या मैनहट्टन के उस फ्लैट का कॉन्डो का हिसाब मांग ले तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। वो तो दे तो रहे हैं, दे तो रहे हैं। हमने कब कहा नहीं मांगे, हो चुका है, ये समझ चुका है कि आपके मकासद नहीं मांगे। आपके टाइम पे मैं नहीं बोला, हमने कब कहा नहीं मांगे, हम ये कह रहे हैं कि पार्टी फंडिंग केस को भी दे। वो सिलाई मशीनों से पैसे बनाती रही शैलब अलीबाबाजी की सिलाई। वैसे मैंने ये जो पैसे बांटने वाला मामला ना, ये तो गलत है। और बात साहब, ये जो पैसे बांट, जहां आपको हिसाब के लिए तलब किया है वो वहां भी जाए। ये तो पैसे बांटने वाला मामला जो है ना वफाकी वजीर का, ये तो है गलत, ये गलत है। और इससे पहले मैंने इससे पहले अपनी आंखों से, लेट मी फिनिश, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो गलत है। अगर बरजीस ताहिर और कमर जमान जाते हैं तो वो ठीक है। और मैं बारहा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अली भाई ने जो काम किया वो ठीक नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जब लेटर आया वो हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर वो जेब से पैसे भी बांट रहे थे तब भी उनको नहीं देने चाहिए थे क्योंकि इलेक्शन के लेकिन आप एक लीडरशिप, खान साहब, एक लीडरशिप का माइंडसेट तो देखें। मैं हल्की सी बात करूंगा, अफनान आई होप इस पे नाराज नहीं होगा, कि एक लीडरशिप वहां पे जाके कहती है मैं कश्मीरी हूं मुझे वोट दे दो। ये कौन सा माइंडसेट है? मतलब मैं पंजाबी हूं मुझे वोट दे
दे दो, मैं सिंधी आपका कार्ड लीडर भी तो इसके कहता ऊपर रहा आप है, सियासत आपका नहीं लीडर करें। कहता है कि सियासत मैं खेलने पख्तून हूं, अपने मुझे वोट मैनिफेस्टो पे आए, अपनी इतनी दफा परफॉर्मेंस उसने पे आए। अफनान खान लेट मी फिनिश, अपनी परफॉर्मेंस पे आके बात करें ना। आपने 5 साल में वहां पे क्या किया है, आपकी फेडरल में गवर्नमेंट थी, आपने क्या कर दिया है, अपना मैनिफेस्टो दे दे। मैं दोनों ऑनरेबल आपने कुलीग से पिछले पूछ 3 लेता साल में क्या हूं, किया है? सिर्फ 5 पॉइंट बता दें कि मैं दोनों के बात पास करना मैनिफेस्टो चाहती है हूं। क्या, अगले 5 जी, साल जी, में जी, क्या मैं करेंगे। बात मैं करना आपको चाहती 10 हूं। चीजें गिना सकता हूं जो हम प्लान लेके आए बैठे हैं। और मैं यकीन बात जानिए करना खान साहब, चाहती हूं। कश्मीर का देखिए, बच्चा बच्चा आपको- करप्शन की कहानियां सुना रहा इमरान है। भाई हमारी बात अच्छा जी, गवर्नमेंट नहीं मैंने गई। मैंने हम मैं तो मैं पाकिस्तान वक्त में खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं चाहते थे, एक चीज बताऊं। मैंने ना अपनी इमरान, जिंदगी में मैं एक ये तो बात पैसे करना बांटते हुए चाहती ये हूं कि अली अमीन आपने गंडापुर अपने को देखा है, मैनिफेस्टो पे पाकिस्तान में कितना अमल और किया? इससे पहले मैंने एक अभी तक आपने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ कितना अमल किया? वहां पे आप क्या देंगे? झूठ, यूटर्न? शैलापा आपको याद है हमने अवैध तो अमल किया मुजफ्फर, था। हमने वहाँ यूनिवर्सिटीज दी, हमने वहाँ यूनिवर्सिटीज दी, सबसे बड़ा और ऊंचा पुल बनाया, हमने नीलम हमने वहाँ जलम डैम नौकरियां बनाया। भी दी, स्कूल्स भी दिए, सड़कें भी बनाई। हमने वहाँ पे हॉस्पिटल आपने बनाया, कुछ स्कूल पाकिस्तान में अच्छा नहीं किया। चले, बात मेरे पास क्या वक्त खत्म हो करेंगे? गया। लेट्स सी वहां के लोग किसको वोट डालते हैं, किसको नहीं डालते, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप क्या करेंगे? मैंने वहाँ? पैसे बांटते हुए इससे पहले जिसको देखा वो एक इलेक्शन था ठट्ठा में, और अवैस मुजफ्फर टप्पी, मैंने अपनी आंखों से किसी को अगर पैसे अंधाधुंध बांटते हुए देखा ना, तो उस शख्स को देखा कि वो जो तकिए होते हैं ना, गाँव तकिए, उसके अंदर पैसे भर के वो लेकर गया था और वो डेरों पे बैठ के लोगों को बांट रहा था। पहले तो वो हमसे छुपा रहे थे, फिर मैंने अपने एक लड़के को लगाया पीछे, मैंने कहा देखो ये कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने बताया इसमें तकिए में से ये पैसे, वो गार्ड पीछे तकिए उठा के फिर रहे थे अवैस मुजफ्फर के, उन तकियों के अंदर पैसे थे। वो क्या करता था, वो डेरे के अंदर जाता था, बंदे एक एक करके अंदर जाते थे, वो उनमें से पैसे निकाल के बांटता था। तो वो ये पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई सर, जब अनफॉर्चुनेट हमारी है। गवर्नमेंट नहीं थी, सर जब हमारी गवर्नमेंट फेडरल में नहीं थी, FIA ने उसे क्यों बाहर जाने दिया? बड़ी ज्यादती अगर है, ये सब था, बड़ी ज्यादती है, बल्कि पकड़ते। पकड़ के लाना चाहिए, पकड़ के लाना पकड़ते। चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।